Yes, welcome my dear friends. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande, and very soon, after adjusting little bit this video, I can start my lecture. So I'm sharing my screen right now. Okay, here I go. Here I have the PPT for you today, and okay, I will expand it. So it's maybe the PowerPoint presentation. Fine, excellent. So my dear friends, all is set. Let us go. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande. Today is the 19th of June 2020, and today's topic is regarding the Sharira Kriya syllabus. To understand each and every point from the syllabus once again at the end of the year. Why I am talking this? Because in front of me right now, online, are the students of first year BMS who were admitted, who are admitted in 2019, and now they will complete the whole first year BMS and they will appear for the examination. So we will revise this syllabus of Sharira Kriya Vigyan. My lecture henceforth will be always having the two shades. Okay, this is the first part, so let me clear up that Kriya Sharira syllabus. So my lecture henceforth I will try to conduct in two languages, bilingual, English as well as Hindi, because Hindi भारत में तो राष्ट्र भाषा है. तो बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स है, मेरे फैंस है, यूट्यूब के जो फॉलोअर्स है, उन्होंने मैंने दरख्वास्त की थी, सर आपके लेक्चर्स तो बहुत अच्छे रहते हैं, हमें फायदे मिलती है. कई कबार इंग्लिश में थोड़े मेरे को समझने में, मतलब स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आ जाती है, तो आप हिंदी में भी बात करें तो अच्छा रहेगा. तो इसीलिए आपको तो सामने जो दिखाई देगा वो इंग्लिश में है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, और जो बातें करता जाता हूं मैं वो हिंदी में करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. तो शारीरिक क्रिया ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर बीएमएस को है, ये सबको पता है. भारतवर्ष में जो बीएमएस का कोर्स चलाया जाता है उसमें अभी 2020 में क्या स्थिति है, ये कौन निर्धारित करता है? ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, CCIM करके एक संस्था है, दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है. तो देव पुजारी सर उसके अभी प्रेसिडेंट साहब है. तो ये सब उनकी जो टीम मिलाकर ये निर्धारित करते हैं कि भारतवर्ष में ये बीएमएस कोर्स कैसा चलाया जाए. तो अभी 2020 की स्थिति क्या है? इसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर बीएमएस है 1 ईयर का 12 मंथ्स का, सेकंड ईयर बीएमएस का कोर्स है 12 मंथ्स का, थर्ड ईयर बीएमएस है 12 मंथ्स का, और फोर्थ ईयर बीएमएस है 1.5 ईयर, दैट इज 18 मंथ्स. तो कुल मिला के क्या हो गया, ये 4.5 ईयर का हमारा इन क्लास कुछ प्रोग्राम बन गया. उसके साथ साथ ये आयुर्वेद कोर्स तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है, क्योंकि हम सब मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं. तो ये मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल में काम करने की जरूरत रहती है. वो 1 साल आप सब स्टूडेंट्स करने वाले हैं. तो कुल मिलाकर बीएमएस का कोर्स की स्थिति अभी क्या है कि 5.5 इयर्स कोर्स ये भारतवर्ष में चलता है. ध्यान से सुनिए. तो इसमें से फर्स्ट ईयर जो है लड़कों है, फर्स्ट ईयर के लिए एक 5-6 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि क्रिया शारीर है, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया विज्ञान है. दूसरा वाला है रचना शारीर, जिसको एनाटॉमी हम बोल सकते हैं. तीसरा वाला है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास, ऐसा कुछ सब्जेक्ट है. आगे वाले चलकर फोर्थ है अष्टांग हृदय है, और पांचवा वाला है संस्कृत है. तो ये सब सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए स्टूडेंट्स के लिए है. हर एक का सिलेबस या हर एक का अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम CCIM ने 2014 में निर्धारित किया हुआ है. और पूरे भारतवर्ष में आप साउथ हो या महाराष्ट्र हो या नॉर्थ हो, कहां भी पढ़ते हो, बीएमएस करना होगा तो ये फर्स्ट ईयर अप टू फाइनल ईयर प्रोफेशनल कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. हर साल में आपको कुछ ना कुछ विषय जो होंगे उनका सिलेबस रहेगा, अभ्यासक्रम रहेगा. मेरे को सब स्टूडेंट्स से, सब व्यूअर्स को विनंती है कि जब अभ्यासक्रम की बात आती है, सिलेबस की बात आती है, तो हर एक स्टूडेंट्स को सिलेबस का बहुत माइन्यूट तरीके से अभ्यास करना जरूरत है. कोर्स चालू होने से पहले भले वो सिलेबस का सब्जेक्ट, उसमें जो टॉपिक्स है, उनके जो नाम है, उसके जो विषय हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा आपको. फिलहाल वो पढ़ते जाना चाहिए. पहले मंथ
आप जब एडमिट करेंगे तब भी ये पढ़ना चाहिए, बीच आधा कोर्स पूरा हो गया तो ये भी पढ़ना चाहिए, और आखिर में भी ये पढ़ना चाहिए। सिलेबस की जानकारी, हर एक पॉइंट की जानकारी हर एक स्टूडेंट को लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। आपको कॉन्फिडेंस, विश्वास आ जाएगा कि यस, ये मेरा सब टॉपिक जो है मैंने पढ़ लिया है, मेरे को अंडरस्टैंड हो गया है और अभी उसके मैं परीक्षा दे दूंगा। तो अभ्यासक्रम, सिलेबस ये बहुत ही जरूरत की चीज है हर एक स्टूडेंट के लिए, ध्यान में रखिए। अब हम बात करेंगे क्रिया शारीर आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी शारीरिक क्रिया विज्ञान का सिलेबस, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम की बात करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, यहाँ पर मेरा नाम देख रहे होंगे आप। मैं एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, 2 सब्जेक्ट्स में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। ये मेरी खुद की वेबसाइट है ayurvedicfriend.com, ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है 92268, और ये मेरी मेल आईडी है professordeshpande@gmail.com। किसी भी तरह से आपको कुछ भी शिकायत है, डिफिकल्टी है, कंफ्यूजन है, आप बहुत सारे जगह पर सीखते हैं, आयुर्वेद सीखते हैं, तो कई कबार ऐसी स्थिति हो जाती है, कई कबार आयुर्वेद कॉलेजेस में पूरे नंबर से टीचर्स नहीं बन पाते, नहीं होते हैं अनअवेलेबिलिटी के कारण। जो शिक्षक है उनको बहुत सारा बर्डन रहता है, ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है और सारी चीजें रहती है, सिर्फ पढ़ाना नहीं रहता। तो ऐसे में कुछ बात ऐसी हो गई कि आपको कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लग रहे हैं, कुछ विषयांश समझ में नहीं आ रहा है, तो हमेशा की तरह मैं अभी बात करूंगा कि लास्ट वीडियो से मैंने कुछ वीडियो से बात चालू करने, मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये शाहरुख खान की जैसा मैं आपको हर एक स्टूडेंट को कहता हूं, आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आपका नाम लिखना है, आपका कॉलेज का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, ध्यान में आया बात आपको? तो ये हम बात करेंगे क्रिया शारीर सब्जेक्ट की, ठीक है। दूसरी एक बात है, जब आपको चाहिए कि परीक्षा में अच्छे मार्क मिले, मैं पास हो जाऊं और अच्छे मार्क से पास हो जाऊं, तो पहली बारी प्रोफेसर देशपांडे की जरूरत है, रिक्विजिट है, आपको विनंती है कि अभ्यासक्रम की तरफ ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज है क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पेपर्स, जो पहले वाले अभी 2020 21 चला जाएगा, 20 बात चल रही है, तो 19 तक 2018 17 16 15 ये पीछे वाले जमाने में, भूतकाल में कौन सी क्वेश्चन पेपर्स आ गए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, आप जमा कर दीजिए और उसमें क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसका महत्व क्या है, एक अच्छी बात आपको समझा देता हूं। अभ्यासक्रम को मैं बोलूंगा डॉक्टर या ड्राइवर बोलूंगा, जैसे हम पब्लिक व्हीकल से जाते हैं ना, बस से वगैरह, तो ये ड्राइवर रहता है। तो ये रोड मैप है। अभ्यासक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, इट्स अ रोड मैप। कहां जाना है आपको, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, ये सब ड्राइवर जैसा बताएगा, अभी इधर उधर, है ना। और कंडक्टर का काम है बीच बीच में रुककर लोगों को बोलना, ये अभी स्टॉप आ गए, ये अभी स्टॉप आ गया है। तो कंडक्टर के जैसे क्वेश्चन बैंक जब आप पढ़ते जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन में आप रुक कर बोलेंगे, अरे ये वात दोष की बात चल रही है, अरे ये धातु की बात चल रही है, अरे ये प्रकृति की बात चल रही है। तो आपको पता चलेगा कि अभ्यासक्रम में से कौन सी स्टॉप्स बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यासक्रम ड्राइवर है और क्वेश्चन पेपर्स ये कंडक्टर जैसा काम करेगा। मैंने YouTube की छानबीन करवा रही है और मेरे को बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि देशपांडे प्रोफेसर पहले ऐसे प्रोफेसर हैं पूरे भारतवर्ष में कि यो पूरे फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं। उधर यूट्यूब में बहुत सारे शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल डाल रहे हैं। तो जैसे मैं अभ्यासक्रम अभी डालने वाला हूं, शारीरिक क्रिया से मैं शुरुआत करूंगा। आज शाम को ये क्रिया शारीरिक का अभ्यासक्रम सिलेबस आपको यूट्यूब में पाया जाएगा डिटेल में। मैंने देखा एक भी वीडियो ऐसा नहीं है उधर कि जो हर एक सब्जेक्ट के डिटेल में अभ्यासक्रम बताए गए हैं और उसके साथ साथ कुछ एक्सप्लेन करते जाते रहे, ऐसा कुछ भी वीडियो नहीं है। तो ये मेरा पहले ही अटेम्प्ट होगा, आपको उसके आनंद मिल जाएगा। ये सिर्फ क्रिया का नहीं, सब विषयों का मैं अभ्यासक्रम जो है सिलेबस में वो डाल दूंगा, आप जरूर देखेंगे। कई दिनों से मैं क्वेश्चन पेपर्स डाल रहा हूं, तो कृपा करके शारीरिक क्रिया के ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिए।
तो उसको क्या पता चलेगा कि ये फलाने फलाने टॉपिक XYZ जो टॉपिक है उसके ऊपर मेरे को ज्यादा मेहनत करनी है, उसके ऊपर मेरे को ज्यादा काम करना है। हर एक टॉपिक तो आना चाहिए आपको, फिर कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना है, ये बातें किससे पता चलेगा? ये बातें क्वेश्चन बैंक से ही पता चलेगा, क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा। ठीक है, तो क्रिया शारीर की बात करते हैं अभी। आपको 2 पेपर्स है, पेपर 1 और पेपर 2, शारीरिक क्रिया की बात कर रहा हूं। 100 मार्क्स की वो उन्होंने व्यवस्था कर दी है। फिर आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर आता है वो 100 मार्क्स का नहीं रहता, उसको रहते हैं 90 मार्क्स। तो आप बोलेंगे सर ये 10 मार्क्स का क्या हो गया? 10 मार्क्स को देते हैं इंटरनल एग्जाम। हर एक कॉलेज में CCIM बताता है कि 2 कम से कम एग्जाम होनी चाहिए, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 की एग्जाम होनी चाहिए, और उसका कुल मिलाकर एवरेज निकालकर वो 10 मार्क इंटरनल एग्जाम का एवरेज लेकर उधर डाल देंगे। जब फाइनल यूनिवर्सिटी की मार्क लिस्ट बनेगी तो जरूर पेपर 1 100 मार्क, पेपर 2 100 मार्क, टोटल हो गए 200 मार्क्स। थ्योरी के लिए 200 मार्क्स की व्यवस्था शारीरिक क्रिया के लिए है, ध्यान में रखिए। और प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है उसके लिए 100 मार्क्स रखे हुए हैं। तो 100 मार्क्स का भी फाइनल के लिए यूनिवर्सिटी में अंतिम परीक्षा के लिए 90 मार्क्स ही रहेंगे। 10 मार्क्स कहां से आए जाएंगे? 10 मार्क्स इंटरनल से कॉलेज भेज देंगे यूनिवर्सिटी को। तो थ्योरी के लिए कितने भेजेंगे? थ्योरी के लिए 20 मार्क्स भेजेंगे, एवरेज निकालकर 20 आउट ऑफ 20, और प्रैक्टिकल से 10 मार्क्स, तो टोटल एवरेज 30 मार्क्स का हो गया। तो 30 मार्क्स आप लेने वाले हैं कॉलेज की तरफ से, और यूनिवर्सिटी की तरफ से कितने हो गए? 92 पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, और 90 मार्क का प्रैक्टिकल बन गया। अभी ज्यादातर हम कंसंट्रेशन करेंगे थ्योरी के ऊपर। तो टीचिंग आवर्स रहेंगे पूरे कॉलेज में, कॉलेज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए 180 आवर्स। पेपर 1 में 100 मार्क्स का डिवीजन है, 50 मार्क्स पार्ट ए बोलते हैं, 50 मार्क्स पार्ट बी बोलते हैं। क्या है ये चीज? पार्ट ए, पार्ट बी, हर एक सब्जेक्ट में है ये चीज। तो पार्ट ए ज्यादातर आयुर्वेद की कंसेप्ट के बारे में है, और पार्ट बी जो है वो मॉडर्न फिजियोलॉजी, मॉडर्न पैथोलॉजी, ऐसे कुछ डिवीजन किया है। तो पार्ट ए क्रिया के लिए सिर्फ आयुर्वेद के बारे में पूछा जाएगा, और पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा? एलोपैथिक या मॉडर्न फिजियोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स पूछे जाएंगे दोनों पेपर्स में। ठीक है, चालू कर देते हैं टॉपिक्स के बारे में, पढ़ता जाता रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या क्या बात है। कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक क्रिया शारीर। सिद्धांत की बात बोल रहे हैं ये लोग, कई सिद्धांत आयुर्वेद के, उस सिद्धांत से ही हमारा आयुर्वेद साइंस जो है वो इटर्नल बन रहा है। इट वॉज एग्जिस्टिंग, इट इज एग्जिस्टिंग, एंड इट विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। भूत में था आयुर्वेद, वर्तमान में है, और भविष्य में भी ये मेडिकल साइंस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स शाश्वत है, इटर्नल है, परमानेंट है। कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है? पंच महाभूत, 5 बेसिक एलिमेंट्स, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट, पंच महाभूत है पूरे के पूरे सृष्टि में। उसका एक सिद्धांत है, सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। देन त्रिदोष, वात पित्त कफ, ये बायो एनर्जीज रही है। जैसे कि मैं बताता हूं, पृथ्वी आप तेज वायु, इनके साथ भी कुछ एनर्जी है। ये पांचभौतिक वाली एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी बोलता हूं मैं, और यूनिवर्सल एनर्जी से हम बायो एनर्जी बना देते हैं, है ना। उनको बोलते हैं दोष, वात पित्त कफ, ये इनका नाम है। ये दोष की बात आती है, बाकी सब डिटेल्स अभी नहीं चर्चा करूंगा, सिर्फ आपको बता। त्रिगुण क्या है? त्रिगुण का मतलब है सत्व, रज और तमस। सत्व का मतलब है इंटेलिजेंस, प्लानिंग, रज का मतलब है एक्चुअल एक्टिविटी, और तम का मतलब है उनको कंट्रोल करना, उनकी तरफ कुछ लगाव, मतलब ज्यादा जोर से चल रहे तो उनको ठहराना, स्टॉप करना, कुछ भी प्रोसेस कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। तो नियंत्रण ये तमस से आता है, ध्यान में रखिए। प्रेरणा सत्व से मिलती है, रज प्रत्यक्ष कृति करवाता है, और तम क्या करता है? नियंत्रित करता है कुछ भी एक्टिविटी, है ना। लोक पुरुष साम्य, आयुर्वेद का मानना है हमारे ह्यूमन बॉडी में और नेचर में देयर इज अ सिमिलरिटी इन बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड नेचर। तो ह्यूमन बॉडी को बोलते हैं पुरुष और नेचर को बोलते हैं लोक।
तो लोक पुरुष साम्य, देयर इज अ मैक्रोकॉस्मॉस एंड माइक्रोकॉस्मॉस, दोनों में कुछ लगाव है हमारे और नेचर में। जैसे यूनिवर्सल एनर्जी कौन सी है? सन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, सूर्य, चंद्रमा और वात वाली ये एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, उनका हमारे ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य शरीर में उन एनर्जी को हमने जो नाम दिया है, उनको नाम दिया है, वायु बाहर है तो अंदर वात है, चंद्रमा उधर है, मून है तो हमारे शरीर में कफ दोष की सब प्रचिति आती है, और बाहर सूर्य सन एनर्जी है तो हमारे शरीर में पित्त की एनर्जी है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है। हाँ? तो ये सामान्य विषय सिद्धांत एक सिद्धांत है, कंपैरिजन इन बिटवीन टू सब्सटेंसेस, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी रहती है, होमोजीनियसिटी रहती है, तो उसको बोलते हैं सामान्य, और कुछ अपोजिट टाइप का कुछ अलग द्रव्य है तो उसको बोलते हैं विशेष। विशेष का मतलब है अपोजिट, ध्यान में रखिए। जैसे वात ये लघु है, लाइट है, और कफ ये गुरु है, तो वात और कफ कैसे पदार्थ बन गए? विशेष पदार्थ बन गए। ध्यान में आता है? ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्रोतस, स्रोतस कंसेप्ट है क्रियाशारी में। माइक्रो चैनल, मैक्रो चैनल, बहुत सारे स्पेशियस, जैसे कि ट्रैकिया है, नोजल कैविटी है, एसोफेगस है, सब के सब ल्यूमेन वाले सब्सटेंसेस है। ये जो ल्यूमेन वाले सब्सटेंसेस है उनको आयुर्वेद में कहा है स्रोतस, चैनल्स बताया गया है। जैसे मॉडर्न में सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारे आयुर्वेद में क्या बताया गया है? अन्न वह स्रोतस है ना। डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ द टर्म शरीर शब्द कैसा बना है, ना? क्रिया शब्द कैसी बनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोष एंड मानस दोष। शरीर वाले दोष है वात पित्त कफ, मानस में रज और तम, ये दोष बताए गए हैं, सत्व को गुण बताया गया है। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण त्रिदोष में संबंध कैसा है, उसके साथ पंचभौतिक संबंध कैसा है, ये सब रिलेशंस आपको मालूम होने की जरूरत है। डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड शारीर, शरीर हमारा कैसा बना हुआ है? शरीर की व्याख्या की श्रीयते तच्छरीरम, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। तो पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, और वो शरीर में जो एक्टिविटी रहेगी उसको बोलेंगे शारीरिक क्रिया एंड शरीर रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डिस्क्रिप्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ पुरुष एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पुरुष। पुरुष का मतलब है पर्सन, मनुष्य देह, ये नॉर्मल भी हो सकता है स्वस्थ, और एबनॉर्मल पेशेंट भी हो सकता है, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। जैसे कि एक धातु पुरुष है, षड धात्वात्मक पुरुष है, कर्म पुरुष है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है आयुर्वेद की। रोल ऑफ षट धातु पुरुष इन क्रियाशारी, षड धात्वात्मक पुरुष, पंचमहाभूत और चेतना, जीवंत जीता हुआ, जीता जागता जो आदमी है उसको ही हम पेशेंट के माफिक ट्रीट करते हैं। थर्ड पॉइंट है दोष, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोष, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, सीजन्स, दोष, रस, रस का मतलब है टेस्ट, एंड गुण, इसका संबंध हमें जानना चाहिए। बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज, सीजन एंड फूड इनटेक। एक सिद्धांत है, कफ दोष जो है उसकी एक्टिविटी मॉर्निंग टाइम में ज्यादा पाई जाती है, पित्त वाला दोपहर को ज्यादा काम करता है, वात दोष इवनिंग राइज को हमें पता चलता है कि प्रिडोमिनेंटली इट इज मोर, तो ये रिदम रहता है। बचपन में कफ ज्यादा रहता है, तारुण्यावस्था में पित्त की ज्यादा प्राबल्य रहता है, और जब हम बुढ़ापा पा जाता है तो वात का प्राबल्य हो जाता है। ये सब चीजें यहां पर आती है। रोल ऑफ दोष इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति एंड इंडिविजुअल एंड मेंटेनिंग द हेल्थ। कैसे काम करते हैं दोष? फिजियोलॉजिकल भी काम करते हैं और पैथोलॉजिकल भी कुछ समस्या पैदा कर देते हैं ये दोष। जब तक वह नॉर्मल है तो फिजियोलॉजी बनाते हैं, एबनॉर्मल बिगड़ गए, हमारी जो बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, आहार विहार की, लाइफस्टाइल में गलतियां करते हैं, खाने में गलतियां कर देते हैं, तो ये प्रकुपित हो जाते हैं वात पित्त, और बाद में वो पैथोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। प्राकृत और वैकृत दोष नाम की कुछ कंसेप्ट है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
मैं यहां पर ये लेक्चर इसलिए नहीं ले रहा हूं कि हर एक टर्म आपको पढ़ाऊं, आपको सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहा हूं, कौन सा भी पॉइंट आपसे छूट न जाए। क्यों जाता है? आपको सिलेबस ने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, याद ही नहीं किया। लर्न इट बाय हार्ट। पूरा का पूरा सिलेबस आपको याद होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा इसमें से ही वो पूछेंगे। यही वो पॉइंट्स है, थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए, इसमें से ही पूछेंगे, बाहर नहीं पूछेंगे आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, अभ्यासक्रम, सिलेबस, पाठ्यक्रम, ये बहुत जिम्मेदारी से बार बार ये वीडियो देखते जाओ। प्राकृत वैकृत दोष आपको पता होना चाहिए, क्या है प्राकृत वैकृत दोष। अभी चल रहा है वाद दोष के बारे में, सब डिटेल्स है, डेफिनेशन है, निरुक्ति है, जनरल लोकेशन, स्थान कहां पर है, उसके गुणकर्म क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, उसके प्रकार क्या है, प्राण, उदान, समान, ज्ञान, अपान। देन उसी कंसेप्ट में रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी बोलती है और फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच इन आयुर्वेदा। ये ध्यान में रखिए। पार्ट ए मैं कहते जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए मेरा कंसेप्ट। पार्ट ए जो है वो आयुर्वेद का टॉपिक है, तो ये श्वसन प्रक्रिया की आयुर्वेदिक की कुछ कंसेप्ट है। शारंगर ने लिखा हुआ है, नाभिस्तः प्राणपूर्णा स्पृष्ट्वा हृत्कमलांतरम। डरो मत, डरो मत, डरने की बात नहीं है। श्लोक नहीं आया तो भी चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं, सर श्लोक का क्या करे, श्लोक का क्या करे। एनाटॉमी के श्लोक है, फिजियोलॉजी के हैं, निदान के हैं, द्रव्य गुण के हैं। भैया मेरे मित्रों, श्लोक आता है तो बहुत सारा आनंद है, अच्छी बात है। दूध में शक्कर है तो दूध में शक्कर नहीं डाली तो दूध पी नहीं सकते क्या आप? बिल्कुल पी सकते हैं। तो बिना श्लोक के भी आप पेपर दे सकते हैं, आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं, कुछ घबराने की बात नहीं। श्लोक का फायदा जरूर है, थोड़ी सी चीजों में हम बड़ी बड़ी चीजों ध्यान में रख सकते हैं, फॉर्मूला जैसा है। तो फिजियोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट में श्लोक की चिंता मत करो, जितना याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फिक्र नहीं है। जैसे कि वाक्य गुण पूछेंगे आप, और तत्र रुक्षो लघुशीतः खर सूक्ष्मश्चरो नीलः, आपको याद आ रहा है तत्र रुक्षो, बस उतना लिख दीजिए, डैश 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 करवा दीजिए, बात खत्म। तो उससे क्या पता चलेगा एग्जामिनर को? आपने कोशिश की है, आपकी कोशिश जारी है, बस यही है। एग्जाम क्या है? एग्जाम में देखते हैं कि ये मेरा लड़का, ये मेरा स्टूडेंट पढ़ाई के में सिंसियर है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस। तो ये कंसेप्ट है आयुर्वेद की श्वसन प्रक्रिया के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच इन आयुर्वेद, हम बोलते कैसे हैं, वाक प्रवृत्ति बोलते हैं उसको, उसका भी आपको उदान वायु का कार्य है। अभी पित्त दोष के बारे में पूछा गया है, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, ये सब सिलेबस है। सिलेबस ऑफ शारीरिक क्रिया विज्ञान, पाठ्यक्रम, अभ्यासक्रम, उसका प्रॉपर्टीज, गुणकर्म के बारे में पूछेंगे, हर एक दोष के बारे में पूछेंगे आप। उसके टाइप है पाचक, रंजक, भाजक, साधक, आलोचक, हर एक के बारे में पूछेंगे आपको। ऐसे क्यों है, एले क्यों है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अग्नि एंड पित्त, अग्नि और पित्त का आपको तुलना आनी चाहिए। कफ दोष आ गया, उसकी भी व्युत्पत्ति है, कर्सर देखिए मेरा, निरुक्ति है, ये शब्द बना कैसा हुआ है, उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति और निरुक्ति। उसके स्थान क्या है, उसके गुण क्या है, उसके कर्म क्या है और उसके प्रकार क्या है। बोधक, अवलंबक, क्लेदक, क्लेशक, तर्पक, हरेक का स्थान, हरेक का कार्य आपको मालूम होना चाहिए। दोष वृद्धि और क्षय, विषय तो चल रहा है फिजियोलॉजी का, विषय तो चल रहा है शारीरिक क्रिया का। फिर शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी 5-10% आपको पैथोलॉजी के एस्पेक्ट भी पूछे जाएंगे। जैसे दोष वृद्धि, हाइपर एक्टिविटी, और दोष क्षय, उसके कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है। आगे का टॉपिक है षट क्रिया काल, पैथोजेनेसिस कंसेप्ट इन आयुर्वेद, क्षय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद, डिसीज कैसा जनरेट हो जाता है, व्याधि की निर्मिति कैसी होती है, हेतु से लेकर व्याधि तक, ये सब जो चेन है, श्रृंखला है, घटनाक्रम है, उसको बोलते हैं षट क्रिया काल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रकृति बहुत पॉपुलर टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। मेरे भाई और बहनों ध्यान में रखिए, शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी पढ़ाई सिर्फ प्रथम वर्ष बीएमएस में नहीं काम आएगी,
सेकंड में काम आएगी, निदान समझते समय, द्रव्य गुण समझते समय, हर एक टाइम आयुर्वेद पढ़ते जाओगे तो वात पित्त कफ शब्द आ जाएंगे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र शब्द आ जाएंगे, मल मूत्र स्वेद शब्द आ जाएंगे। तो शारीरिक क्रिया का संबंध जब आप आयुर्वेद में आए हैं तब से लेकर मरते दम तक अच्छी ढंग से ये आपका संपर्क करेंगे, आपको फायदेमंद हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे विद्यार्थी मित्रों, शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिए प्रैक्टिस के लिए। हाँ, प्रकृति के बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, बायोटाइप, वात प्रकृति है, पित्त है, कफ है, वात पित्त है, पित्त कफ है, ये सब बातें यहाँ पर आती हैं। देह प्रकृति है, मानस प्रकृति है, उसके सिनोनिम्स क्या है, इंट्रायूटेराइन एक्स्ट्रायूटेराइन फैक्टर्स जो प्रकृति बनाते हैं वो कौन से हैं, ये देखा जाएगा। आहार और आहार पाक आयुर्वेदिक है, ध्यान में रखिए। पेपर 1 पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। आयुर्वेद की फूड कंसेप्ट आहार शब्द है, क्लासिफिकेशन है, शुक्र धान्य है, शिंबी धान्य है, जल वर्ग है, इक्षु वर्ग है। आहार विधि विधान, आहार सेवन करने के नियम क्या है, उसको विधि विधान बोला है। अष्टौ आहार विधि विशेषायतन, कौन से 8 फैक्टर्स है जो हमें खाते समय याद रखने की जरूरत है। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनते जाइए बस भैया, सुनते जाइए, टेंशन मत लो अभी। देन आहार परिणाम कर भाव, आहार का पचन होने के लिए उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल की जरूरत रहती है। हो गई बात। आहार पाक, आयुर्वेद का पचन व्यापार आयुर्वेद ने बताया है। चरक विमान स्थान चैप्टर 18, गृहिणी का जो चरक चिकित्सा स्थान, चरक ग्रंथ में चिकित्सा स्थान में चैप्टर 18 में, गृहिणी चैप्टर में पचन का व्यापार बताया गया है। शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट में आयुर्वेद पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आयुर्वेद इंपॉर्टेंट है। 70% आयुर्वेद कॉन्सेप्ट समझते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ, और थोड़ी 20-30% कॉम्प्लीमेंट्री मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ो, सीखो, इंप्लीमेंट करो। ठीक है। देन रोल ऑफ गृहिणी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गृहिणी, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन देख सकते हैं। उधर पित्त धरा कला रहती है, म्यूकोजल लाइनिंग क्रिएटिंग द डाइजेस्टिव जूसेस। अवस्थापाक एंड पुष्ट, अवस्थापाक मीन्स आयुर्वेदिक पचन व्यापार। मधुर अवस्थापाक यहां लिखा हुआ है, देखिए, अम्ल अवस्थापाक और कटु अवस्थापाक। आमाशय में कुछ प्रक्रिया बनती है, आतड़ियों में कुछ प्रक्रिया बनती है, पचन व्यापार की बात कर रहा हूं। और अधो आमाशय और अधो उदर का जो भाग है, लोअर एब्डोमेन, उधर पक्वाशय बोलते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, उधर ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है प्राइमरी डाइजेशन की, ध्यान में रखिए। देन पोस्ट सेपरेशन ऑफ सार एंड किट, न्यूट्रिशियस पार्ट एंड वेस्ट पार्ट सेपरेट हो जाते हैं, है ना। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, जो आतड़ी रहती है हमारी, उसकी सेंसिटिविटी रहती है। कई लोगों को हमेशा टट्टी की शिकायत रहती है, उसको हम क्रूर कोष्ठ बोलेंगे, वात से बना हुआ। कुछ लोगों को दिन भर में 2 बार टट्टी को लिए जाना पड़ता है, उसको हम संभावना बता रहा हूं मैं, उसको हम मृदु कोष्ठ बोलेंगे, पित्त दोष की प्राधान्य से। और एक ही बार जाना पड़ता है, अच्छी तरह से संडास होती है सुबह को, उसको हम मध्यम कोष्ठ कफ दोष से बनेंगे। अगला का चैप्टर है डाइजेस्टिव फायर और अग्नि की कंसेप्ट। अग्नि कंसेप्ट आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर लिखा है सिनोनिम्स, क्लासिफिकेशन। पाचकाग्नि है, धात्वाग्नि है, पंचभूताग्नि है। फंक्शंस ऑफ अग्नि, ये देखिए, जाठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि, कीवर्ड ध्यान में रखिए। चलो, अभी पार्ट बी चल रहा है, पेपर 1 पार्ट बी। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजियोलॉजी, ध्यान में रखिए, मॉडर्न फिजियोलॉजी चल रहा है अभी। डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस, पूरे के पूरे शरीर में साम्य अवस्था रहती है, बैलेंस रहता है, हमेशा बैलेंस रहता है। टेम्परेचर 97 to 98.5 ही रहेगा, बाहर कितनी भी गर्मी हो, कितना भी ठंडा हो, उतना ही रहेगा। तो ये होम्योस्टैसिस की बात है। सेल फिजियोलॉजी, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, मेरे ख्याल से कल ही
जैसे आज 19 है, 18 को मैंने एक मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी का वीडियो अपलोड किया है, कृपा करके ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो सब सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, उसके बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में है, कृपा करके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब लोगों को। बहुत सारे विद्यार्थी, टीचर्स, डॉक्टर्स लोगों को फायदा होना चाहिए प्रोफेसर देशपांडे का ये जो नॉलेज शेयरिंग का बिजनेस चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है, उसको प्रोत्साहन मिलने की जरूरत है। देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, ये भी एक कुछ चीज है। हर एक सेल में सेल्स रहते हैं, पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस, बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर निगेटिव है, बाहर 5 है, अंदर 5 है, पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या हो गया, वो सीधा रेस्टिंग आरएमपी हो गया, और उसमें कुछ बदल हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, तो उसको बोलते हैं क्रिया शक्ति बन गई सेल की, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ध्यान से देखिए, एक्शन पोटेंशियल है ना। फिजियोलॉजी ऑफ अभी मॉडर्न चल रहा है, श्वास प्रक्रिया खत्म हो गई आयुर्वेद की, पार्ट ए में। एक थोड़ी सी आपको सावधानता बताता हूं, कई टीचर जो है वो थोड़ा सा मिलावट कर देते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी एक ही में पूछ देते, एलएक्यू लगा दिया, डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी सिस्टम एज पर आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग और मॉडर्न कंसेप्ट, तो आपको दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप जब पेपर 1 को जाएंगे एग्जाम के लिए, तो मन में ऐसा मत सोचिए कि पार्ट ए का क्वेश्चन पार्ट ए में आ जाएगा, पार्ट बी का सिर्फ पार्ट में बी में आ जाएगा, ऐसा कहीं कभार नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिए। तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो पूछा गया वो लिखते जाने का है। आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पूछा है, तो हमारा स्टडी दोनों का है, तो दोनों लिख दीजिए, बस बात खत्म। किधर भी पूछो ना, हमें क्या लेना देना है। तो आप सिलेबस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा स्टडी करना है, इसके लिए है। वो क्वेश्चन पेपर में कैसा क्या पूछेगा वो टीचर पर छोड़ दो, उससे ज्यादा टेंशन मत लो। एक बात ध्यान में रखिए, जैसा पेपर 1 पार्ट ए पार्ट बी मिक्स हो सकता है, बाय चांस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर 2 में पढ़ सकता है, पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर 1 में भी, एक 10% पॉसिबिलिटी में बता रहा हूं, हो सकता है। तो आप एग्जाम के लिए जब जाएंगे तो शारीरिक क्रिया का पूरा अध्ययन करके जाइए, पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल सब चीजें लेकर, मेंदू में लेकर आप जाएंगे। मन में ऐसा मत कंपार्टमेंट्स लगाइए, अभी आज हमारा पेपर फर्स्ट है तो मैंने प्रैक्टिकल का स्टडी नहीं देखा, मैंने नहीं किया है, पेपर 2 का मैंने स्टडी नहीं किया, ऐसा नहीं है। शारीरिक क्रिया होलिस्टिक अप्रोच, पूरी की पूरी पढ़ाई परीक्षा के पूर्व कम से कम 5 दिन में अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। आप एग्जाम हॉल में गए और आखिर मोमेंट तक कुछ पढ़ते रहे, ये बात अच्छी नहीं है मेरे दोस्तों। स्टडी तो अच्छी तरह से होना चाहिए। क्या क्या पूछा जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में? वेंटिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी। तो क्रिया को पेपर के जाते समय थोड़ा बहुत एनाटॉमी का पिक्चर्स भी देख लो, थोड़ी बहुत एनाटॉमी की पुस्तक ये सिस्टम के बारे में पढ़ते जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये शारीरिक क्रिया आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए आपको 50-50% अच्छा, 50-50% थोड़ा सा स्ट्रेस देने वाला रहेगा। 50% आसानी है क्योंकि 12th 11th को जब बायोलॉजी सब्जेक्ट था आपको, तो आपने सब में डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ी हुई है, और वही सब 11th-12th का पोर्शन यहां फिजियोलॉजी शारीरिक क्रिया में भी है। ये रिपीटेशन है, रिवीजन है, और उसमें थोड़ी सी ज्यादापन डाल दी है। हम जब पढ़ाते हैं बीएमएस को तो 12वीं से आगे चलकर 12th स्टैंडर्ड से आगे क्या पढ़ाते हैं हम उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी बताते हैं। हर एक सिस्टम को आपको मेडिकल प्रैक्टिस में कैसे फायदा हो जाए, ये हम उसको बताते हैं। ये फर्क है दोनों में। फिर 50% तो काम हो गया, आपका अंडरस्टैंडिंग 12th में है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो टेंशन की बात खत्म। अभी आयुर्वेदिक की जो टर्मिनोलॉजी है उसको ऊपर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पंच महाभूत क्या है, वात क्या है, आहार विधि विधान क्या है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग टर्म्स रहेगी आपके लिए। ओज क्या है, आत्मा क्या है, इसके ऊपर जरा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज कैसा होता है, न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन,
श्वसन प्रक्रिया मेंदु से और कुछ रासायनिक प्रक्रिया से नियंत्रित कैसी की जाती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाएगा। ये मेरा वीडियो है, ध्यान में रखिए। YouTube में डॉक्टर देशपांडे का आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के ऊपर वीडियो है, वो जरूर देखिए। एस्फैक्सिया, नो ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया, लेस ऑक्सीजन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस, जो 12वीं में इतना ज्यादा पढ़ा नहीं था, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ध्यान में रखिए। ये स्पायरोमेट्री उपकरण रहता है, कंप्यूटराइज्ड स्पायरोमेट्री रहती है, और जो भी हमारे ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट्स हैं, एम्फीजीमा के, जो भी श्वास मार्ग की बीमारी है, जिसको भी है, उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करनी चाहिए। अभी नर्वस सिस्टम की बात है। नर्वस सिस्टम से बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर देशपांडे की पूरी पीपीटी आपके साथ है, उसका बुक आपके साथ है, और ज्यादातर यूट्यूब में ये सब मेरे लेक्चर्स जो मैंने पूरे साल भर में लिए हैं, फर्स्ट ईयर बीएमएस के मेरे आयुर्वेद कॉलेज निगड़ी में, वो सब के सब मैंने उसके ऑडियो तुरंत बनाए थे उसी दफा, और वो ऑडियो अब भी यूट्यूब में अवेलेबल है। कृपा करके वो ऑडियो भी सुनेंगे तो आपको काम आ जाएगा। सिखाने का तरीका ही अच्छा है, तो नर्वस सिस्टम उधर मिल जाएगी आपको। एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के 4 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है मेरे ख्याल से। यूट्यूब में ये भी जरूर आप देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फिजियोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बार बार पूछा जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पूछा ही जाएगा आपको एसएक्यू में। राइट द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, राइट द फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पूछा जाएगा आपको, तो अच्छी तरह से ये पढ़ाई कर ले। फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशियल सेंसेस, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। पाथवे बोलते हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना? ये आंख है, कर्ण है, नासा है, त्वचा है, और ये जिह्वा है। तो ये 5 इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो उससे इधर से लेकर मेंदु तक वो ज्ञान कैसा पहुंचा जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पाथवे। जैसे ऑप्टिक पाथवे है, ऑडिटरी पाथवे है, गस्टेटरी पाथवे है, ये स्किन वाला टक्टाइल पाथवे है। तो ये पाथवे आपको जानने की जरूरत है। मेरे 2 वीडियोस अभी यूट्यूब में है, ऑप्टिक पाथवे है और ऑडिटरी पाथवे है। मेरे ख्याल से ऑप्टिक तो 100% है, ऑडिटरी मेरे को मालूम नहीं अभी अपलोड किया है नहीं किया है। ये सब पाथवे आपको उधर मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। बहुत दफा फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स, और एक ध्यान में रखिए, जो टीचर्स है आपके कॉलेज में, मैं भी हूं और बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके साथ मैं हूं। क्यों हूं? कि ये हमारा सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है ना, कि हर एक पॉइंट को उतने हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता। तो टीचर इज ऑलवेज कॉल्ड एज ए फैसिलिटेटर। वो आपको प्रोत्साहन देगा और बता देगा, ये भैया ये मैंने पढ़ाया है, ये थोड़ा सा बाईपास किया है, जल्दी पढ़ाया है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये वैसे टॉपिक्स है। इंटेलिजेंस, आईक्यू बोलते हैं, मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये 4 टॉपिक्स है, वो बहुत दफा स्टूडेंट से मिस हो जाते हैं। और परीक्षा के टाइम क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब लर्निंग, डिस्क्राइब मोटिवेशन, तो आपको पता ही नहीं रहता कि ये मेरे शारीरिक क्रिया का सिलेबस का टॉपिक है। आप शॉक हो जाते हैं, ये नहीं है, हमको मालूम नहीं है, ये नहीं है फर्स्ट ईयर बीएमएस को। अरे भैया नहीं, आपने सिलेबस अच्छी तरह से याद नहीं किया, आपने अभ्यासक्रम नहीं देखा, तो इसीलिए मैं ये सब बात कर रहा हूं। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये मेंदु क्या ग्राफ दिखाता है। जैसा कि हृदय का ग्राफ को क्या बोलते हैं, ईसीजी, मेंदु का ग्राफ बनाया ईईजी। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच एंड आर्टिकुलेशन, मॉडर्न एस्पेक्ट, लैरिंग्स की बात करेंगे, वोकल कॉर्ड्स की बात करेंगे, है ना? स्वर यंत्र बोलते हैं हिंदी में। फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर वैसे कि वैसा मेंटेन किया जाता है। जीआई ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शनल एनाटॉमी, हमेशा फंक्शनल एनाटॉमी पूछी गई है। मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन एंड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस। एक बात देखिए, यहां पर
उन्होंने डिटेल नाम नहीं दिए, सिर्फ डाइजेस्टिव जूस बोल दिया। तो पूछा क्या जाएगा? डिस्क्राइब गैस्ट्रिक जूस, डिस्क्राइब पैनक्रियाटिक जूस, डिस्क्राइब इंटेस्टिनल जूस। तो आपको ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, स्वाद, यहाँ सलाइवा सिक्रेट करने वाली ग्रंथि रहती है। स्टमक का फंक्शन होना चाहिए। लीवर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है फंक्शंस ऑफ लीवर, कृपा करके वो बार बार देखिए। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। मूवमेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स का महत्व है और मूवमेंट्स का भी महत्व है। डिग्लूटिशन, गिलने वाली, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, आंतड़ियों की हलचल, डिफिकेशन, टट्टी साफ होने की जो मूवमेंट रहती है, एंड देयर कंट्रोल। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट आंतड़ियों की, आंतरों की गति नियंत्रित करता है, उसका एसएक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ध्यान से देखिए। आगे चलकर का टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। पीएच मालूम है आपको? 7 इज बैलेंस, 4.5, 3, 4 ये हो गया एसिडिक, और आगे चलकर 8, 9 हो गया अल्कली। तो ये एसिड अल्कली का हमेशा बैलेंस रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे कि लूज मोशंस हो गए तो हमें सलाइन लगाना पड़ता है। क्यों? हमारे शरीर का सोडियम निकल जाता है, वाटर कम हो जाता है। स्टडी ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देखिए ध्यान में रखिए। बेसिक कंपोनेंट, प्रश्न पूछा जाएगा आपको प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड नहीं है सिलेबस में। क्या शब्द है? बेसिक कंपोनेंट। तो आपको पूछा जाएगा राइट डिस्क्राइब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आप चकित हो जाएंगे, ये क्या है भाई बेसिक कंपोनेंट? अरे सेम है यार, वो प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड का ही बात है। तो आपने सिलेबस नहीं देखी तो आपको मन में बात नहीं क्लियर होगी। तो ये क्या है बेसिक कंपोनेंट? ये लिखा हुआ है, देखिए। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, दे आर कॉल्ड एज, एंड इन एडिशन टू दैट मिनरल्स है, वाटर है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सब चीजों को मिलाकर 6 जो है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये 6 चीज बन गई बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड। ध्यान में रखिए। विटामिन एंड मिनरल्स, उसके सोर्स, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, फंक्शंस क्या है, हाइपो एंड हाइपर विटामिनोसिस। विटामिन डी कम हो गया तो हड्डी की शिकायत है, विटामिन सी कम हो गया आपकी इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम से, ए कम हो गया आई के प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना। अभी पेपर 2 चला रहा है, पेपर 2 जल्दी जल्दी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक लेक्चर में हम समझा लेंगे, उसका अभ्यासक्रम, उसका सिलेबस। धातु कंसेप्ट है, जैसे दोष है वैसे धातु मतलब बॉडी टिश्यूज, उसकी इटिमोलॉजी, वो शब्द कैसे बना हुआ है, धारणा, धातवा, डेरिवेशन, डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द धातु कंसेप्ट, डिफरेंट थेरीज रिलेटेड टू धातु पोषण। ये रस रक्त मांस मेद का आहार लेने के बाद पोषण कैसा होता है, इसके बारे में थेरीज, सिद्धांत है आयुर्वेद के, उसको बोलते हैं धातु पोषण न्याय, केदार कुल्या न्याय, क्षीर दधि न्याय, खले कपोत न्याय। टेंशन मत लीजिए, ये रिवीजन चल रहा है, सिर्फ देखिए यहां पर ये पूछा जाएगा आपको रस धातु, एक एक धातु की आपको पूरा का पूरा एलएक्यू आ सकता है। डिस्क्राइब रस धातु इन डिटेल, जैसे स्थान बताओ, कर्म बताओ, वृद्धि क्षय के लक्षण बताओ, ये सब आपको पूछा जाएगा। किसी भी धातु का, किसी भी दोष का, किसी भी प्रकृति का। कितने शब्द मैंने इस्तेमाल किए देखो। तो दोष टॉपिक इंपॉर्टेंट है, धातु इंपॉर्टेंट है, मल इंपॉर्टेंट है, प्रकृति इंपॉर्टेंट है, सब सिस्टम इंपॉर्टेंट है। हो गया हमारा अभ्यासक्रम, है ना। इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, गुण, और फंक्शंस का मतलब है कार्य, और प्रमाण, क्वांटिटी कितनी रहती है। फिजियोलॉजी ऑफ रसवर्स रोतस, फॉर्मेशन ऑफ रस धातु फ्रॉम आहार रस, सर्कुलेशन ऑफ रस को बोलते हैं रस संवहन, रोल ऑफ व्यान वायु एंड समान वायु इन रस संवहन। तो ये एसएक्यू में आ जाएगा, ध्यान में रखिए। कैसा प्रश्न निकलता है इससे, ये सिलेबस के टॉपिक्स के कैसा प्रश्न निकलेगा बाहर, वो पूछेंगे डिस्क्राइब रोल ऑफ व्यान वायु एंड समान वायु इन रस संवहन। तो आपने ऐसा तो पढ़ा नहीं था,
आपने पढ़ा था, व्यान वायु सेपरेट पढ़ा था, समान वायु सेपरेट पढ़ा था। ये क्या बात आ गई भैया, रस संवहन से ताल्लुकात। यही मैं कह रहा हूं, ये सिलेबस के शब्द के पहचान आपको होनी चाहिए। रस धातु, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हृदय, अष्टविध सारता। सारता का मतलब है टिश्यू क्वालिटी, विशुद्धतर धातु, बेस्ट प्यूरिफाइड धातु। रस अच्छा है तो प्रीणन कर्म अच्छा है, तो बेस्ट क्वालिटी को बोलते हैं आयुर्वेद में सारता। हर एक धातु को सारता उत्तम, मध्यम और हीन होती है। बेस्ट क्वालिटी टिश्यू, मॉडरेट क्वालिटी टिश्यू और बैड क्वालिटी का टिश्यू। रस धातु सारता को बोलते हैं त्वक सार, स्किन। कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, आश्रया आश्रयी भाव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। दोष और धातु का संबंध बताइए। वात दोष का अस्थि के साथ है, पित्त का रक्त के साथ है, और कफ का सर रस से है, मांस से है, मेद से है, ये संबंध है। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय वृद्धि ऑफ ईच धातु। यहां रस है, आगे चलकर सब धातु में यही पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे। रक्त धातु देखिए वही सब पॉइंट्स है। इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम का मतलब है पर्यायी शब्द। प्रॉपर्टीज, गुण, फंक्शंस, कर्म, प्रमाण, क्वांटिटी, पांचभौतिकत्व ऑफ रक्त धातु। ये रस धातु में शब्द नहीं था मेरे भैया, तो ये ध्यान में रखिए। ये सिलेबस वाला शब्द जो है वो पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन निकलता हुआ है उससे? रक्त धातु का पांचभौतिकत्व बता दीजिए। एक्सप्लेन पांचभौतिकत्व ऑफ रक्त धातु। इससे प्रश्न निकल आया। देखिए इसके लिए सिलेबस, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम की जरूरत है। ये वीडियोस शारीरिक क्रिया का आज हो गया, बाकी के भी मैं बता दूंगा और अपलोड हो जाएंगे, फिक्र मत करो। ये जून एंड तक सब के सब जो 14 सब्जेक्ट्स है हमारे शारीरिक बीएमएस के, सब के सब आपको मिल जाएंगे सिलेबस। उससे आप जोरदार तैयारी कीजिए। फिजियोलॉजी ऑफ रक्त व स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त। इससे भी प्रश्न बना सकते हैं आप। डिस्क्राइब रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त। कोई नहीं है, रंजक पित्त के बारे में लिखना है आपको। फिर प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछा गया। फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त के लक्षण कुछ अलग बताए हैं। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रक्त, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रक्त सार पुरुष, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय लो एंड वृद्धि हाइपर, हाइपर एक्शन, हाइपो एक्शन ऑफ ईच धातु, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ रक्त और पित्त में क्या ताल्लुकात है, कैसा संबंध है। मांस धातु, मसल कंसेप्ट, इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम्स। देन क्या है? प्रॉपर्टीज, गुण, कर्म, फिजियोलॉजी ऑफ मांस व स्रोतस। कौन से भी धातु में कौन सी भी स्रोतस की फिजियोलॉजी पूछी जाती है तो 4 फंक्शंस याद रखिए। उत्पत्ति, परिणमन, वहन एंड उत्सर्जन। उत्पत्ति क्रिएशन, परिणमन ट्रांसफॉर्मेशन पचन प्रक्रिया, वहन ट्रांसपोर्ट और उत्सर्जन मल जो भाग है वो निकाल देना। तो ये 4 फंक्शंस हर एक स्रोतस में, हर एक धातु के स्रोतस में आप बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मांसाहार पुरुष, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ मांस धातु एंड कंसेप्ट ऑफ पेशी। क्या बनेगा ये? क्या मैं सबको विनंती करता हूं, आप किसी भी तरह से ये स्क्रीन शेयर मत कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मेहरबानी करके ध्यान में रखिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा उधर, है ना। कंसेप्ट ऑफ पेशी, ये भी ऐसे क्यों बन सकता है, पेशी वर्णन कीजिए, ध्यान में रखिए। मेद धातु, फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, सब गुण, कर्म, प्रमाण है तो हमेशा आ जाएगा। फिजियोलॉजी, मेदो व स्रोतस, उत्पत्ति, परिणमन, वहन, उत्सर्जन, फॉर्मेशन ऑफ मेदो धातु, मेदसार पुरुष एंड क्षय वृद्धि। सबके सब वही पॉइंट्स है हर एक धातु में, थोड़ा थोड़ा इधर उधर है। अस्थि धातु का क्या है? इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम। लोकेशन का मतलब है स्थान, प्रॉपर्टीज का मतलब है गुण और फंक्शन का मतलब है कर्म। यहां एडिशनल है, एडिशनल नंबर ऑफ अस्थि पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखिए। तो आपको एसएक्यू बनना पड़ेगा कि आयुर्वेद के हिसाब से अस्थि धातु का नंबर बताइए।
हो सकता है ये क्वेश्चन शारीरिक क्रिया के पेपर में, नॉट इन एनाटॉमी। फिजियोलॉजी ऑफ अस्थि व स्रोतस एंड फॉर्मेशन ऑफ अस्थि धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थि सार पुरुष, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ वात एंड अस्थि का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। वात अस्थि का संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि रस का और कफ का संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रक्त पित्त का संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अस्थि और वात का संबंध अपवाद है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान में रखिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ अस्थि, मज्जा धातु, जैसे बोन मैरो भी कंपेयर कर सकते हैं, नर्वस टिश्यू, मस्तिष्क, ब्रेन भी कंपेयर कर सकते हैं गुण कर्म के लिए। इटिमोलॉजी मतलब शब्द कैसा बना है, डेरिवेशन, टाइप्स, लोकेशन एंड प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड प्रमाण ऑफ मज्जा धातु, फिजियोलॉजी ऑफ मज्जा व स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ मज्जा धातु, ये महत्वपूर्ण है। फॉर्मेशन ऑफ मज्जा धातु महत्वपूर्ण है एसएक्यू के लिए, क्योंकि क्या हो जाता है, आयुर्वेद ने कहा है कि अस्थि से अंदर स्निग्धता जब पहुंच जाती है अस्थि के अंदर, तो मज्जा धातु बनता है। तो स्पेशलिटी है, ध्यान से पढ़िए वो जो चीज है। रिलेशन ऑफ कफ पित्त रक्त एंड मज्जा, हर एक का कॉम्बिनेशन आपको मिलाना चाहिए। कफ का संबंध कैसा है, पित्त का संबंध कैसा है, रक्त का संबंध कैसा है मज्जा धातु के साथ। ये नया नया पॉइंट ध्यान में रखिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी। शुक्र धातु रिप्रोडक्टिव टिश्यू, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट, ओवम की बात है, स्पर्म्स की बात है, ओज की बात है। इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस एंड प्रमाण, क्वांटिटी। फिजियोलॉजी ऑफ शुक्र व स्रोतस एंड फॉर्मेशन ऑफ शुक्र धातु। शुद्ध शुक्र के लक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएक्यू। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम, है ना, याद है ना श्लोक, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुवृद्धि, पिच्छनम के चित्त तैल क्षौत्र दिवम तथा। नए नए जो लोग हैं, स्टूडेंट्स है, टेंशन मत लीजिए डॉक्टर देशपांडे के श्लोक का, उसको तो याद होना ही चाहिए, है ना। तो ये फिर ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुक्र सारता, देन क्षय एंड वृद्धि, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी। आश्रय श्री संबंध नया टॉपिक है, ऐसे के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दोष धातु संबंध लिखिए या आश्रय श्री संबंध लिखिए। इंटर रिलेशनशिप, आश्रय एंड आश्रयी, धातु आश्रय है और दोष आश्रयी है। मैं अलग तरीके से बताना चाहता हूं, एनर्जी एंड मैटर। ये रूम में एनर्जी चल रही है और ट्यूबलाइट चल रहे हैं, तो ट्यूबलाइट धातु जैसा है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी वात कंडक्शन जैसा है। इंटररिलेशनशिप अमंग द दोष धातु एंड स्रोतस। ओज कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर टॉपिक फॉर एग्जाम फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड लास्ट ईयर। शारीरिक क्रिया, निदान एंड काय चिकित्सा, ईच सब्जेक्ट में ओज का प्रश्न आएगा ही आएगा। ओज को कंसेप्ट है, ऐसे पदार्थ, एक पदार्थ हम नहीं दिखा सकते, इसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। व्याधि क्षमत्व जिससे बनता है वो सारी चीजें, व्याधि क्षमत्व जिससे बनता है वो सारी चीजें, सारे पदार्थ, सारी घटनाएं हमने ओज की तरफ से जाना है, देखा है, समझा है। कैसे बनता है ओज? हर एक धातु अच्छा है, रस अच्छा है, रक्त अच्छा है, मांस अच्छा है, सभी के सभी धातु अच्छा होने से उनका इसेंस लेकर ये पदार्थ, ये एक्टिविटी बनती है। हा? तो उसका भी डेफिनेशन, इटिमोलॉजी सब चाहिए, स्थान, प्रॉपर्टीज और कर्म, प्रमाण भी चाहिए, क्लासिफिकेशन, पर ओज एंड अपर ओज, वर्गीकरण बताइए, कार्य बताइए उसका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी कंसेप्ट इन आयुर्वेद। अभी 2A पेपर चल रहा है, सेकंड का पार्ट ए। पार्ट ए का मतलब है आयुर्वेद, ध्यान में रखिए। बल वृद्धि कर भाव, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसे, किस फैक्टर से बनती है, उसको बोलते हैं बल वृद्धि कर भाव। क्लासिफिकेशन ऑफ बल, जैसे कि जन्मजात कुछ बल रहता है, युक्तिकृत बल रहता है, कालज बल रहता है। हमारी स्ट्रेंथ अनेक कारणों के ऊपर डिपेंड रहती है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओजो विस्त्रंस, ओजो व्यापक और ओजक्षय, ये 3 पैथोलॉजिकल कंडीशंस है ओज के बारे में। ओजो विस्त्रंस अलग है, ओजो व्यापक अलग है और ओजक्षय की कंसेप्ट अलग है।
उपधातु की कंसेप्ट है। सेकेंडरी टिश्यूज हम बोलते हैं। हर एक धातु की निर्मित प्रक्रिया में वो अलग कुछ एलिमेंट्स का भी पोषण करता है और उसके साथ ताल्लुकात रखता है, वो पदार्थों को बोलते हैं उपधातु। सेकेंडरी टिश्यूज, they are like the धातु but not that much important। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, धातु उपधातु में क्या भेद है, लिखिए एसएक्यू के लिए। ओके, सेकेंडरी टिश्यूज, जनरल इंट्रोडक्शन, इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म उपधातु। फॉर्मेशन कैसा होता है उसका, निर्मिति, नरिशमेंट, पोषण कैसा होता है, उसके प्रॉपर्टीज, गुण क्या है, लोकेशन, उसके स्थान क्या है, एंड फंक्शंस क्या है। एक टेबल बना दीजिए, धातु और उपधातु के नाम लिख दीजिए। हाँ, पहला रस धातु, उसके पर स्तन्य है, ये उपधातु रस धातु का है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड मेथड्स ऑफ एसेसिंग, शुद्ध एंड दूषित स्तन्य, प्योर एंड डिस्टॉर्टेड, पैथोलॉजिकल ब्रेस्ट मिल्क कैसा होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ स्तन्य, स्तन्य का मतलब है ब्रेस्ट मिल्क। आर्तव, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शुद्ध एंड दूषित आर्तव, जिसको हम मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन रज एंड आर्तव, एक तो ओवम है और दूसरा है मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। वो रेफरेंस से हमें अर्थ बताना चाहिए। एक शब्द अनेक अंग से, अनेक रेफरेंस से अलग अलग अर्थ निकल आते हैं आयुर्वेद में। फिजियोलॉजी ऑफ आर्तव स्रोतस त्वक, तो अलग अलग धातु के, ये उपधातु है। त्वक, स्किन, त्वक का मतलब है त्वचा। क्लासिफिकेशन एंड थिकनेस ऑफ ईच लेयर एंड द फंक्शंस। मल, इटिमोलॉजी, अभी तीसरा गट चल रहा है। पहला वाला दोष की कंसेप्ट आयुर्वेद में है, धातु की टिश्यूज की कंसेप्ट है, और मल की एक कंसेप्ट है। मल का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट। तीन इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट ध्यान में रखिए। मूत्र का मतलब है यूरिन, पुरीश का मतलब है स्टूल, और स्वेद का मतलब है स्वेट। हो गई बात। इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म मल, मलिनीकरणात् मलः, आहार मल, एन्यूमरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आहार मल। आहार मल कैसा बनता है, लिखिए। पुरुष की बात है, पुरुष का मतलब है टट्टी, स्टूल। ओके, STOOL। इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड फंक्शंस ऑफ पुरुष। पुरुषस्य अवष्टंभः, शरीर को धारण करता है। फिजियोलॉजी ऑफ पुरुष व स्रोतस, मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय, हाइपर एंड हाइपो कंडीशन। मूत्र के बारे में आयुर्वेद कंसेप्ट है, ध्यान में रखिए। यूरिन आयुर्वेद के हिसाब से। इटिमोलॉजिकल फैक्ट, शब्द कैसे बना हुआ है, डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड फंक्शन, कार्य, स्थान, गुण, सब के सब दोष के बारे में, धातु के बारे में, मल के बारे में, ये आप पढ़ते जाइए। फिजियोलॉजी ऑफ मूत्र व स्रोतस, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन आयुर्वेद। बी कॉशियस। प्रश्न क्या पूछा है उसके ऊपर पूरे के पूरे ध्यान दीजिए। तीन तरीके के प्रश्न हो सकते हैं ये यूरिन के बारे में। आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के अनुसार मूत्र निर्मिति प्रक्रिया लिखिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से पूछा है आपको, मॉडर्न का कुछ लिखना नहीं है। ग्लोमेरुलस, गोमेंस कैप्सूल नहीं लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब यूरिन फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस। तो आप ओनली एंड ओनली यू हैव टू डिस्क्राइब how the filtration takes place, how the reabsorption takes place, what is glomeruli, what is proximal convoluted tubule, distal convoluted, ये सब फिगर्स के साथ आपको डालना है। और एक तीसरा प्रश्न हो जाएगा LAQ में, लॉन्ग आंसर में, डिस्क्राइब यूरिन फॉर्मेशन एज पर आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न कंसेप्ट। तो दोनों चीजें आपको लिखनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे ढंग से पढ़ते जाइए। प्रश्न पत्रिका हाथ में मिली तो पहले 2 मिनट 5 मिनट सिर्फ पढ़िए, एक बार 2 बार, पहले प्रश्न से लेकर लास्ट प्रश्न तक आप सिर्फ पढ़िए एंड पढ़िए, और ध्यान पूर्वक पढ़िए। चिंता मत कीजिए उसमें से कौन सा प्रश्न मेरे को आता है, कौन सा नहीं आता है, ये बात अलग है। पढ़िए तो सही, देखिए तो सही, ऐसी बात है ना। स्वेद के बारे में, स्वेद के बारे में, इटियोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन एंड फंक्शंस। ये पसीना जो आता है, पसीने की ये बात कर रहे हैं हम लोग। मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वेद व स्रोत।
देन धातु मल, धातु मल के क्लेद बोलते हैं। आगे चलकर चैप्टर है पंच ज्ञानेन्द्रिय आयुर्वेद के हिसाब से, सेंसरी ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और एक उभयेंद्रिय है। ये सब की बात आपको आनी चाहिए। फिजियोलॉजी, परसेप्शन ऑफ शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। सबका अर्थ सिंपल है। शब्द का मतलब है शब्द है, स्पर्श का मतलब है हम जब टच करते हैं, रूप का मतलब है देखने वाली चीज है, रस वाले का मतलब है आहार का जो रस होता है, स्वीट होते हैं, सावर होते हैं, मीठा होते हैं, खट्टा होता है, ये सब है। गंध का मतलब है बांस, ये सब जानकारी है। फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कर्मेंद्रिय, वाक्, पाणी, पाद, पायु एंड उपस्थ। ये हम बहुत दफा बाईपास करते हैं, उसकी पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिए आप। मन, माइंड के बारे में पूछा जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, या आयुर्वेद की कंसेप्ट जान लिया तो सिनोनिम क्या है, उसके पर्यायी नाम क्या है। फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ मन, कौन सी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। फिजियोलॉजी ऑफ मनोवह स्रोतस। आत्मा के बारे में, सोल प्रिंसिपल, ये हमारी सिलेबस में ये सोल शब्द नहीं लिखा हुआ है, ये देशपांडे ने लिखा है आपकी समझदारी के लिए, ध्यान में रखिए। आत्मा कंसेप्ट है, एक बार अलग लेक्चर आत्मा के बारे में भी ले लूंगा। फिर अभी तो आपको पढ़ाई करनी होगी, देखना होगा क्या है ये आत्मा। इटियोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा, डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड जीवात्मा। सिर्फ मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं कि दिस इज द लाइफ फोर्स, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एंड बायोलॉजिकल लाइफ फोर्स इन द ह्यूमन बॉडी। आत्मा के लिए मैंने एक समझने के लिए अच्छा शब्द बता दिया है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स को करेंगे परमात्मा, बायोलॉजिकल मनुष्य शरीर में होने वाला जो लाइफ फोर्स है उसको नामकरण करेंगे जीवात्मा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा, आत्मा की पहचान कैसी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, बाद में देखेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, सर इसका वीडियो बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, मैं बना दूंगा आपके लिए। निद्रा, ये अभी आयुर्वेद की बात चल रही है, स्लीप लिखा हुआ है मैंने। निद्रा का मतलब है सोने के बारे में सब कुछ आपको फिजियोलॉजी जाननी चाहिए। निद्रोत्पत्ति कैसी होती है, टाइप्स ऑफ निद्रा क्या है, फिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा। स्वप्नोत्पत्ति, स्वप्न का मतलब है ड्रीम, सपना देखना। सोते समय हम बार बार कुछ चीजें माइंड में आ जाती है, उसको सपना बोलते हैं, स्वप्न बोलते हैं। ड्रीम्स, तो टाइप्स ऑफ द ड्रीम्स है, आयुर्वेद ने बताया है उसके बारे में। मॉडर्न फिजियोलॉजी, अभी लास्ट पार्ट चल रहा है, पेपर 2 पार्ट बी, जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे हम। मॉडर्न फिजियोलॉजी, पहले आ गई हिमोपोएटिक सिस्टम, खून के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ द ब्लड एंड ब्लड सेल्स, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, हीमोग्लोबिन है। डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सब के सब आपको पता होना चाहिए। हीमोपोएसिस, पोएसिस का मतलब है निर्मिति, बोन मैरो में रक्त की, खून की निर्मिति कैसी होती है, मॉडर्न टॉपिक है, आयुर्वेद नहीं है, मॉडर्न फिजियोलॉजी। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बोन मैरो, ऐसे क्यों में क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्क्राइब बोन मैरो, फंक्शंस ऑफ द बोन मैरो, ध्यान से पढ़िए। स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, मेरे ख्याल से वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरा। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त खून बहना, जो बहता है खून वुंड होने जाने के बाद, जख्म हो जाने के बाद, वो अपने आप कैसे बंद हो जाता है, हाउ द ब्लीडिंग स्टॉप्स। ब्लड क्लॉटिंग, उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको याद होनी चाहिए, ऐसे क्यों में पूछा जाएगा आपको। एंटीकोएगुलेंट्स, ये अलग टॉपिक है, ये भी मैंने ले लिया है। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप, रक्त गट बोलते हैं ना, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, आपका भी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और निगेटिव, RH फैक्टर भी होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये दुर्लक्षित हो जाता है भागा, ध्यान में रखिए। प्लाज्मा प्रोटीन्स में ऐसे क्यों आ सकता है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। इंट्रोडक्शन टू एनीमिया एंड जॉन्डिस, मेरे ख्याल से शायद ये मैंने आपका क्लास ले लिया है, वीडियो बनाया है और वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, देख लीजिए आप। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न की कंसेप्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, इनेट बाय बर्थ आपको मिल गई, एक्वायर्ड हमने पैदा किया एंटीबॉडीज का, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो सकती है। डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी, ह्यूमोरल जिसको बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, और एक है टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है,
ये एलर्जिक रिएक्शंस है। पेनिसिलिन लेते हैं, थाइमिन न्यूरोबियन का इंजेक्शन लेते हैं बिना टेस्ट किए हुए, तो आपको एलर्जिक सीवियर रिएक्शन आ जाती है, उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। और थोड़ा बहुत इधर उधर खाने में हो गया और अर्टिकैरियल रैश आ गया, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी स्टेज 1, टाइप 1। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मसल फिजियोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, जिसको विसेरल मसल भी बोलते हैं। ये 3 टाइप के पेशिया मसल्स हमारे शरीर में रहते हैं। एक जो रहते हैं वो हाथ पाए पर रहते हैं, एक जो हृदय में रहते हैं, और एक आंतड़ियों में रहते हैं। तो ये तीनों मसल्स के स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और शायद मैंने अपलोड भी किया है, जानकारी ले लीजिए इसकी। मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोफेसर देशपांडे का वीडियो जरूर देखिए। फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय की बीमारियां ज्यादा बढ़ती जाती है। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियक साइकिल, most favorite and most wanted topic for LAQ, long answer question, muscle contraction, cardiac cycle, प्रकृति, ये सब LAQ के लिए ध्यान में रखिए। कार्डियक साइकिल का एक बहुत सा अच्छा सा लेक्चर प्रोफेसर देशपांडे ने MUHS की तरफ से ले लिया था, वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा है कि बहुत अच्छा लेक्चर है, करीबन 2000 से आगे उसको लाइक्स और व्यूज मिले हैं। तो आप भी जाइए, आपको भी शेयर करना चाहिए ये सब वीडियोस, और आप ध्यान से सुनिए। हार्ट साउंड्स, लप डप, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड वेनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट और वेनस रिटर्न, ये दोनों चीजें आपको, ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत जरूरत है। फिजियोलॉजी ऑफ बेसिस ऑफ ECG, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे ECG के बारे में बहुत ही अच्छे वीडियोस YouTube पर मौजूद है। एक छोटे छोटे क्लिप्स है 2-3 मिनट के, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि वीडियो ये ECG कैसा निकाला जाता है, हाउ टू टेक द ECG इन द प्रैक्टिस। और 2-3 अलग वीडियो है, उसको नाम दिया है ECG इंटरप्रिटेशन। तो ये भी आप जरूर देखिए, उससे पता चलेगा कि ST एलिवेशन है तो उसका अर्थ क्या है, कि डिप्रेशन है तो उसका अर्थ क्या है। ये वीडियो, ECG वाले वीडियो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है, कृपा करके उसका आनंद लीजिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और शेयर कर दीजिए। हार्ट रेट एंड इट्स रेगुलेशन, 70 to 80 per minute, arterial pulse, systemic arterial blood pressure and its control। ब्लड प्रेशर के भी वीडियो मेरे मौजूद है यूट्यूब पर। कैसे लेते हैं ब्लड प्रेशर, उसका अर्थ क्या है, कैसा कफ लगाते हैं, कैसा लगाना चाहिए, क्या बराबर है क्या गलत है, सिर्फ वो वीडियो मराठी में है। तो जो मराठी जानते हैं उन्होंने जरूर BP वाला वीडियो देख लीजिए, है ना। एडिपोज टिश्यू, ये फैट टिश्यू जो है हमारे मेद शरीर जो बोलते हैं ना, उसके लाइपोप्रोटीन्स VLDL, LDL और HDL एंड ट्राइग्लिसराइड, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्टेरॉल और उसको बोलते हैं बैड कोलेस्टेरॉल। ये समझने की कोशिश कीजिए, आगे चलकर प्रैक्टिस में बहुत काम आ जाएगा, बहुत काम आ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड, ये भी गलत चीज है, हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ गया तो उसको तकलीफ पैदा हो सकती है। फंक्शंस ऑफ द स्किन, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड, ये भी दुर्लक्षित टॉपिक हो, छोटे छोटे टॉपिक्स है, आपको पूछा जाएगा SAQ में। राइट द फंक्शंस ऑफ स्किन, राइट द फंक्शंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। जैसे मालूम है ना आपको, मेद ग्रंथि रहती है, उसमें एक्ने पैदा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया सीबेशियस में तो ये एक्ने आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिस्क्रिप्शन ऑफ ओव्यूलेशन, ये बात ध्यान से सुनिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर मेरा वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर। LAQ के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, भूलना मत, बार बार देखना। क्या है प्रोलिफेरेटिव फेज, क्या है सिक्रेटरी फेज, क्या है ब्लीडिंग फेज, देखिए। ईस्ट्रोजन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, अच्छी चीज है,
प्रैक्टिस में काम आएगी आपको। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओव्यूलेशन, यहां देखिए रेड में लिखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एलएक्यू एसएक्यू। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, फंक्शंस ऑफ द किडनी, mechanism and formation of steam, urine, control of micturition। ये जो पहला वाला है एलएक्यू के लिए, और ये दूसरा वाला मिक्चुरेशन डिफिकेशन एसएक्यू के लिए। ध्यान में रखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू द एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स क्या है, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, फिजियोलॉजी ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर फंक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, यहां मेरे ख्याल से डिटेल नहीं दिया हुआ है, डिटेल नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, सिर्फ बता दिया एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते जाओ। तो आपको हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स है, रिलीजिंग फैक्टर, वो देखने चाहिए। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल पिट्यूटरी में है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको बोलते हैं जो डायरेक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिशियन ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि वो बहुत सारे ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड 10-12, एंटीरियर पिट्यूटरी से करीबन 7 हार्मोन्स आ जाते हैं। पिट्यूटरी पोस्टीरियर ग्लैंड से महत्वपूर्ण 2 हार्मोन्स आ जाते हैं। एंटीरियर से आने वाले हैं, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच है, एलएच है ना, याद है ना आपको। पिट्यूटरी से क्या निकलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और क्या है, और एडीएच है ना, और एडीएच जो है, और ऑक्सीटोसिन है। आगे चलते हैं तो थाइमस ग्लैंड है, आगे चलते हैं तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, सबसे पॉपुलर ग्लैंड फॉर द एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिस। थायराइड ग्लैंड का T3, T4, TSH, और आप भूलते हैं स्टूडेंट्स, कैल्सिटोनिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ध्यान में रखिए, जो कैल्शियम का नियंत्रण करता है। और सबसे बड़ी मेटाबॉलिक कंट्रोल करने वाली हार्मोन्स है T3 एंड T4। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी में हो गया, इधर है T3, T4 एंड ये हो गया TS, थायराइड स्टिमुलेटिंग उधर का है, ठीक है। अभी के चलते हैं तो ओवरीज आ गए, उससे पहले भी क्या आ गया, सुप्रारिनल ग्लैंड्स है, किडनी के ऊपर वाले, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। देन ओवरीज के बारे में पढ़ना चाहिए, टेस्टिस के बारे में पढ़ना चाहिए, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब बातें आपको। उसके अलावा जो डिसीजेस है, स्पेशली हाइपरथायरॉयडिज्म एंड मिक्सिडिमा, इसकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी ढंग से कीजिए। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम के लिए, और प्रैक्टिस में भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर मेरा कुछ, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी ऑडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं। आप कृपा करके हेडफोन डालकर वो ऑडियो सुनते जाइए, आपको बहुत आनंद मिल जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम समझने के लिए, है ना। नियरली अबाउट 1 hour and 15 minutes मैंने थ्योरी के पेपर 1, पेपर 2 शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट का सिलेबस पूरे डिटेल से आपको समझा दिया है, विस्तृत ढंग से समझा दिया है। एक भी वीडियो यूट्यूब पर अब मौजूद नहीं है। जो अभ्यासक्रम के बारे में टाइटल आता जाता है, 5 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, मैंने तो लगातार 1 घंटा और 30 मिनट तक ये आपको बता रहा हूं, तो उसका आप फायदा लीजिए। प्रैक्टिकल के बारे में फास्ट रिवीजन करते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आ जाता है बच्चों, शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट के लिए प्रकृति निकालनी पड़ती है, स्व प्रकृति परीक्षण, आपकी खुद की प्रकृति कैसी है, वात है, पित्त है, कफ है, वात पित्त है, द्वंद्वज रहती है, द्वंद्वज ड्यूअल। दूसरा है असेसमेंट ऑफ दोष, फीचर्स ऑफ वृद्धिक्षय, ये कभी कभार बाय चांस, नॉट रूटीनली पूछा जाता है, फिर आपको पढ़ते जाना चाहिए। एखादा व्यक्ति में कौन से वात वृद्धि के लक्षण है या पित्त क्षय के लक्षण है, आपको आनी चाहिए, श्लोक पाठ करनी चाहिए। असेसमेंट ऑफ धातु, जैसे धातु की भी वृद्धि और धातु के भी श्लोक, क्षय के श्लोक आप पढ़ते जाइए प्रैक्टिकल्स के समय। असेसमेंट ऑफ अग्नि, अग्नि परीक्षण खुद का, तीक्ष्णाग्नि है, मंदाग्नि है, विषमाग्नि है, और उसके अनुसार आप सलाह क्या देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शारीरिक क्रिया के प्रैक्टिकल के समय भले आप प्रकृति निकालो, भले आप अग्नि परीक्षण कर दो, भले आप सार परीक्षण कर दो, हर एक प्रैक्टिकल में
आपको जो डायग्नोसिस हुआ है, जो निर्णय किया है, उसके अनुसार सलाह लिखने की बहुत जरूरत है। उसके सिवाय आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। पासिंग के तो मार्क्स मिल जाएंगे। फिर मेरी वातपित्त प्रकृति है तो उसकी सलाह क्या है, मेरा तीक्ष्णाग्नि है तो मेरे को सलाह क्या है, मेरे में मांसहीन सारता है तो सलाह क्या है, ये एडवाइस लिखना ही चाहिए। असेसमेंट ऑफ पोस्ट ये ओरल के लिए है। असेसमेंट ऑफ सारता सबके साथ सारता नहीं पूछी जाती, एक दो सारता के लिए बोलते हैं, 3 सारता करो बोलते हैं। आपके खुद में देखिए मांस सारता, मेद सारता, अस्थि सारता कैसी है, उत्तम है, मध्यम है, हीन है, बताओ हमको कैसे परीक्षण किया, कौन से पॉइंट्स आपने लिख दिए, है ना। तो उसके लिए भी श्लोक याद करने की कोशिश कीजिए। नाड़ी परीक्षा ये भी प्रत्यक्ष करने की संभावना है, या नहीं तो ओरल के लिए आ जाता है। मॉडर्न कौन सी प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू द लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, ये स्पॉटिंग रहता है आपको, माइक्रोस्कोप है, स्टेथोस्कोप है, यूरिनोमीटर है, रखे जाते हैं। ये हैमर है, क्लिनिकल हैमर, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्काल्प वेन टेस्ट, ब्लड निकालने के लिए, बल्ब फॉर ब्लड कलेक्शन, ऑक्सिलेट बल्ब रहता है, प्लेन बल्ब रहता है, सालिस हीमोमीटर हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोसाइटोमीटर फॉर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी काउंट, उसके पिपेट्स रहते हैं, यूरिनोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन देखने के लिए, अल्ब्यूनोमीटर, स्टेथोस्कोप, हार्ट साउंड्स, लंग साउंड्स, पेरिस्टाल्टिक साउंड, फीटल हार्ट साउंड्स, बीपी एपरेटस, हर्पेंडेस कैलिपर नया है इंस्ट्रूमेंट, ध्यान में रखिए, ये स्टूडेंट्स देखते नहीं है। हर्पेंडेस कैलिपर स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए ओबेस पेशेंट में रहता है। थर्मोमीटर, सेंट्रीफ्यूज मशीन और ईसीजी मशीन, कलेक्शन ऑफ द ब्लड सैंपल, प्रिक मेथड है, वेनुपंक्चर मेथड है, एंटीकोएगुलेंट्स का यूज हम बल्ब में कैसे करते हैं, ब्लड स्मीयर कैसा बनाया जाता है, उसका स्टेनिंग कैसे करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, टोटल आरबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट, डीसी बोलते हैं उसको। पैक्ड सेल वॉल्यूम ओरल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईएसआर ओरल के लिए है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड ग्रुप करने के लिए आ सकता है, ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल करने के लिए आ सकता है ना। नाउ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये डिपेंड्स है, ज्यादातर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में आज तक ज्यादा जगह पर सिर्फ बीपी दिया जाता है, फिर कई कबार कई जगह पर जरूर वो पूछेंगे कि मेरे को पल्स एग्जामिनेशन करके बताओ, आर्टियल ब्लड प्रेशर ले लो, ये तो हमेशा पूछा जाता है। हार्ट साउंड्स आप मेरे को बताइए कहाँ कहाँ पर आपको एग्जामिन करना है, ईसीजी का आपको बोलेंगे ईसीजी निकालो ये लड़के का। एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर कीजिए मेरे सामने, ब्रेथ साउंड कैसे देखते हैं, कौन से होते हैं, स्पायरोमेट्री क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या है, ये आपको पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर देशपांडे बार बार कहते हैं कि उनके बहुत सारे वीडियोस क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में हैं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब ओपन करना है, राजेंद्र स्पेस देशपांडे टाइप करना है, प्रोफेसर मत लिखिए, नहीं आ जाएगा। राजेंद्र देशपांडे से एक चैनल ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर राजेंद्र देशपांडे के नाम के ऊपर क्लिक कीजिए तो प्लेलिस्ट शब्द आपको दिखाई, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने से कहाँ ढूंढना है, बहुत सारे 20 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उधर देखना चाहिए बारीक बारीक ऐसा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जाकर क्लिक करना है तो और भी उसमें नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा और देखते जाइए। यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए आ जाएगा आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन है, 5 फिजिकल टेस्ट है, 5 केमिकल टेस्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है आपको। ये देखिए प्रैक्टिकल मार्क्स कहां तक देशपांडे ने अच्छा वीडियो बनाया है। लैबोरेटरी प्रैक्टिकल 20 मार्क्स, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट 15 मार्क्स, स्पॉटिंग 15 मार्क्स, प्रकृति सारा आदि, आदि का मतलब एक्सेट्रा परीक्षण 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जर्नल्स रहते हैं आपके 10 मार्क्स के लिए हैं, वाइवा वोसी ओरल रहती है 20 मार्क्स, कुल मिलाकर 100 होगी, है ना एग्जाम की पद्धति। तो ये रेफरेंस बुक्स है जो सीसीआईएम ने बताया, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाता, ये आप देख लीजिए बाद में, ठीक है। So I am thank you for your patience hearing and supporting my YouTube channel and my lectures. I wish you all the best. आज के दिन प्रोफेसर देशपांडे ने इस वीडियो में क्या कहा है, शारीरिक क्रिया का सिलेबस फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए सीसीआईएम से बनाया हुआ जो 2014 से चला हुआ है, उसका डिटेल्ड विवरण कर दिया है, डिटेल्ड विवरण स्पष्टीकरण दे दिया है। तो शारीरिक क्रिया सिलेबस या अभ्यासक्रम का ये वीडियो आप सबके साथ लाइक कीजिए, उधर लाइक का ऐसा थंब प्रेस कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को,
और ये सब चीजें आप करते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं और बाद में ये वीडियो भी खत्म कर देता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।